नमस्कार, हिमाचल दस्तक में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ प्रतिमा चौहान। विधानसभा की बजट सत्र की बैठकें लगातार जारी है और अब अंतिम चरण की तरफ भी विधानसभा की ये बैठक और ये चरण जो है वो जाने वाला है। तो फिलहाल अगर हम आज की बात करें तो आज विधानसभा में प्रश्नकाल के दौरान कई महत्वपूर्ण सवाल जो है वो लगाए गए हैं, जिसमें कि अगर हम बात करें तो ओल्ड पेंशन स्कीम को लेकर बड़ा महत्वपूर्ण सवाल जो है वो आज विपक्ष के विधायकों द्वारा पूछा गया है, जिसमें कि विक्रम सिंह ठाकुर जसवा परागपुर के विधायक ने पूछा है कि आखिरकार ओल्ड पेंशन के अंतर्गत कितने कर्मचारी और अधिकारी आए हैं और कितने कर्मचारियों को इसका फायदा सरकार की ओर से दिया गया है। ये सवाल आज विपक्ष की ओर से प्रश्नकाल के दौरान उठाया गया है, तो इस पर जरूर विपक्ष सरकार को घेरने का प्रयास अवश्य करेगा। और इसके अलावा विधानसभा में आज रोबोटिक सर्जरी को लेकर भी महत्वपूर्ण सवाल जो है वो लगाया गया है, जिसमें कि रोबोटिक सर्जरी के तहत हिमाचल प्रदेश में कितनी सर्जरी हुई है और क्या क्या मशीनें, एमआरआई मशीन, एक्सरे, कितनी मशीनें अस्पतालों में उपलब्ध है, इस पर भी महत्वपूर्ण सवाल किया गया है। और इसके अलावा दूध की अदायगी को लेकर सतपाल सिंह सत्ती, ऊना के विधायक, ने सवाल किया है। उन्होंने पूछा है कि हिमाचल प्रदेश में मिल्क फेड द्वारा पशुपालकों से जो दूध खरीदा जाता है उसकी अदायगी अभी तक क्यों नहीं की गई है, इस पर उन्होंने सरकार से जानकारी मांगी है। अनुराधा राणा, लाहौल स्पीति के विधायक, ने शीतकालीन खेलों को लेकर सरकार से सवाल किया है। लोक निर्माण कार्यालय को लेकर पूर्णचंद ठाकुर, द्रंग के विधायक, ने सवाल किया है। नया औद्योगिक क्षेत्र, इसको लेकर उद्योग विभाग से विवेक शर्मा ने, कुटलहड़ के विधायक, ने सवाल किया है। तो कुल मिलाकर गौ सदन के सवाल है, अल्ट्रासाउंड मशीनों के सवाल है, पंचायत सचिवों का महत्वपूर्ण सवाल भी प्रश्नकाल में उठाया गया है, जिसमें पूछा गया है कि पंचायती राज विभाग में पंचायत सचिवों को नियमित करने को लेकर सरकार क्या विचार कर रही है, इसको लेकर भी महत्वपूर्ण सवाल आज सदन के अंदर उठाया गया है। तो कुल मिलाकर जो है वो आज प्रश्नकाल में कई महत्वपूर्ण सवाल जो है वो कर्मचारियों से संबंधित उठाए गए हैं, हेल्थ सिस्टम को लेकर उठाए गए हैं, पेयजल स्कीमों को लेकर उठाए गए हैं। और कोशिश यहाँ पर विपक्ष जरूर इन सवालों से कर सकता है, क्योंकि जो यहाँ पर देखा जा रहा है, जिस तरीके के सवाल लगे हैं, तो कहीं ना कहीं जो है वो विपक्ष आज सत्ता पक्ष को जरूर घेरने का प्रयास यहाँ पर कर सकता है। और अगर संतुष्ट नजर नहीं आया सरकार के जवाब से, तो इस पर भी जो है वो कड़े तेवर आज सदन के अंदर देखने को मिल सकते हैं। और इसके अलावा आज कई प्रस्ताव की समितियां जो है वो सदन के अंदर रखी जाएगी। कई विपक्ष के विधायकों की ओर से पॉलिसी मैटर जो है वो सरकार के समक्ष उठाए गए हैं, चाहे वो बांध प्रस्ताव, यहाँ पर जो प्रभावितों की बात है उनको लेकर जो है वो ये मांग की गई है कि उनके लिए सरकार ऐसी पॉलिसी लाए ताकि जितने भी प्रोजेक्ट विस्थापित हैं उनको दूसरी बार यहाँ पर स्थापित किया जा सके। तो महत्वपूर्ण मुद्दे जो है वो आज विधानसभा के अंदर लगने वाले हैं। और अब बात करेंगे, पिछले कल कैग की रिपोर्ट आपके सामने आई थी और जिस तरह से आपने देखा कि कैग की रिपोर्ट के बाद जो है वो विपक्ष आज जरूर अपने मूड में नजर आ सकता है। आखिरकार कैग की रिपोर्ट में क्या था, सरकार के खर्चे, व्यय और खर्चों के अलावा राजस्व घाटा, और इसके अलावा जो है वो आय के संसाधन सरकार ने कितने बढ़ाए, इन तमाम सभी मसलों पर हम चर्चा करेंगे। हिमाचल दस्तक के विशेष संवाददाता शकील जी को मैं बुलाना चाहूंगी। तो सर, कल कैग की रिपोर्ट आई, आपने पिछले कल भी कहा था कि इस कैग की रिपोर्ट से विपक्ष का तेवर नजर आएगा कि आज विपक्ष किस तरीके से सदन के अंदर अपना रवैया अपनाएगा। तो आज क्या लगता है कि कैग की रिपोर्ट में ऐसी क्या बड़ी चीज सामने आई है जिससे विपक्ष आज सरकार को घेरने की कोशिश कर सकता है? देखिए, ये अहम एक दिन रहेगा आज का भी, क्योंकि पिछले कल कैग की रिपोर्ट पेश हुई है और महालेखाकार की ये रिपोर्ट जो है वो वर्तमान सरकार के शुरुआती 2 सालों की है। तो उसमें 2023-24 और मार्च 2025 तक का उल्लेख किया गया है और रिपोर्ट में कई बड़े खुलासे भी किए गए हैं और उनमें महालेखाकार ने अपनी टिप्पणियाँ भी की है। सबसे पहले महालेखाकार ने ये उसमें इंगित किया है कि हिमाचल सरकार ने कर्ज जो है वो बहुत ज़्यादा लिया है, यानी 12 महीने तक कर्ज ले सकते हैं, लेकिन 13वें महीने में भी कभी इन्होंने कर्ज जो है उसमें जोड़ा है। तो कर्ज की लिमिट जो थी, लिमिट से ज़्यादा कर्ज लेने की बात जो है उसमें कही गई है। और कर्जों के इस आंकड़े के साथ साथ महालेखाकार ने अपनी रिपोर्ट में ये भी बताया है कि हिमाचल सरकार की जो आय और व्यय है इसमें बड़ा अंतर है, खर्चे बहुत ज़्यादा हैं और जो उनकी आमदनी है वो काफ़ी ज़्यादा कम है और आमदनी से ज़्यादा खर्च करने की
की वजह से जो है वो वित्तीय अनुशासन पूरी तरह से गड़बड़ा गया है। और इसी वित्तीय अनुशासन की बात जो उन्होंने 23-24 और 24-25 की इस रिपोर्ट में की है, उसी का कहीं ना कहीं असर जो है वो यहाँ पर अभी देखने को भी मिल रहा है कि वित्तीय स्थिति प्रदेश सरकार की पूरी तरह से गड़बड़ा गई है। जी, तो इस बीच अगर ये भी देखा जाए, क्योंकि अभी बहुत सारी देनदारियां भी हैं, चाहे वो कर्मचारी वर्ग हो, कई विभागों में अभी विकास करना है, कई घोषणा सीएम ने की है, तो क्या लगता है कि इस कैग रिपोर्ट के खुलासे के बाद क्या हिमाचल सरकार के लिए संभव हो पाएगा इतने सारे विकास कार्य करना, कर्मचारियों के लिए डीए, एरियर और तमाम वेतन से संबंधित सभी मांगों को पूरा करना? ये आर्थिक स्थिति तो प्रदेश की वैसे ही तो सभी के सामने आ चुकी है कि काफ़ी ज़्यादा हालत जो है वो ख़राब हो चुकी है। इस पर केंद्र सरकार की तरफ से जो है वो मदद मिल सकती थी। हिमाचल सरकार को एक बड़ी उम्मीद भी थी कि केंद्र सरकार से हिमाचल को पैकेज मिलेगा, या फिर 16वें वित्त आयोग की जो रिपोर्ट है उसमें हिमाचल प्रदेश के लिए कोई ना कोई राहत मिलेगी, क्योंकि हिमाचल सरकार और मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू पहले ही ये कई बार कह चुके हैं कि हिमाचल प्रदेश जो है वो पूरे देश को लगभग 90,000 करोड़ रुपए की इकोलॉजिकल सर्विसेज जो है वो प्रदान कर रहा है। हिमाचल प्रदेश के पास जंगल है जिनको वो नहीं काट सकता, और पानी है, बहता सोना है, उस पर भी जो किसी तरह का उपकर या सेस जो है वो यहाँ पर नहीं लगाया जा सकता। तो पूरी तरह से हिमाचल सरकार के हाथ बंधे हुए हैं। ऐसे में उम्मीद यही थी कि केंद्र सरकार इसको समझे और हिमाचल प्रदेश को मदद करे, लेकिन आरडीजी इसके विपरीत जो है वो बंद कर दी गई। आरडीजी हालांकि इसमें हिमाचल सरकार का कहना है कि वो हिमाचल का हक है और संविधान ने वो हक दिया है, लेकिन 16वें वित्त आयोग ने अपनी रिपोर्ट में इससे साफ इनकार कर दिया और केंद्र सरकार ने इसको बंद कर दिया है। तो अब आरडीजी बंद होने का असर तो बजट में दिखना ही था। पिछले कल बजट भी पारित हो गया है। हिमाचल सरकार का लगभग 54,000 करोड़ रुपए का बजट है और उसमें 4,000 करोड़ रुपए की कमी आई है। तो कहीं ना कहीं कर्मचारियों से जो वायदे किए हैं, या पेंशनरों से जैसे पिछले कल प्रदर्शन हुआ उनसे जो वायदे किए हैं, या प्रदेश का जो अलग दूसरा वर्ग है उनसे वायदे किए गए हैं, उनको पूरा करने में कठिनाइयां सरकार के सामने इस साल पेश आएंगी। शकील जी, यहाँ पर जो है वो एक चीज़ और सामने आई है कि इस कैग की रिपोर्ट में कि केंद्र सरकार का जो एक रहता है कि किस तरह से राज्य की मदद की जाए आर्थिक रूप में, तो 55% तक जो है वो निर्भरता हिमाचल प्रदेश की रही है केंद्र की तरफ से। तो आगे भी क्या ये और बढ़ सकता है आंकड़ा? देखो, निर्भरता, वही मैं पहले भी ये बात कर रहा था कि केंद्र सरकार पर जो है वो निर्भरता है हिमाचल सरकार की, लेकिन अभी कहीं से ऐसा कुछ नहीं लग रहा है कि केंद्र सरकार से कोई विशेष आर्थिक मदद मिलेगी। इस पर हिमाचल प्रदेश में जो आर्थिक ये आपदाएं, जो प्राकृतिक आपदाएं हर साल आ रही हैं, उन प्राकृतिक आपदाओं की वजह से और ज़्यादा परेशानियां यहाँ पर खड़ी हो गई हैं। तो मदद की दरकार तो हिमाचल प्रदेश को है, लेकिन सरकार जिस तरह से अपने संसाधन जुटाकर यहाँ पर काम चलाने की बात कह रही है, उसमें अभी परेशानी तो बहुत ज़्यादा आ रही हैं। लेकिन हो सकता है कि आने वाले समय में कोई ना कोई निजात मिले, परंतु जिस तरह से मामले, जैसे 2 प्रमुख मामले हैं हिमाचल सरकार के लिए, इसमें वाटर सेस एक लगाया गया था, वो अभी तक मामला जो है वो सुप्रीम कोर्ट में अटका हुआ है। दूसरी तरफ लैंड रेवेन्यू टैक्स जो है, सेस जो है, वो भी यहाँ पर लगाया गया, लेकिन वो मामला भी अब कोर्ट में चला गया है। तो ये एक बड़े 2 मसले थे जिन पर अगर राहत हिमाचल सरकार को अदालत से मिल जाए तो हिमाचल प्रदेश फिर आत्मनिर्भरता की ओर बढ़ सकता है। तो अब क्या रास्ता है सरकार के पास, क्योंकि अब चाहे भाजपा सरकार भी आए उनके लिए भी कठिनाइयों का दौर रहेगा ही रहेगा, तो अब रास्ता क्या बचता है? क्या लगता है इस रिपोर्ट के अनुसार आपको कि क्या होना चाहिए, अब क्या होगा भविष्य? देखिए, बिल्कुल अब चाहे आने वाले समय में कोई भी सरकार आए, क्योंकि अगले साल हिमाचल प्रदेश में विधानसभा के चुनाव भी होंगे, किसी भी सरकार के सामने जो है वो सबसे बड़ी चुनौती यही आर्थिक संकट रहने वाला है। चाहे वो कांग्रेस से है, चाहे बीजेपी हो, क्योंकि 2 ही दल हिमाचल प्रदेश में हैं, तो उनके सामने ये आर्थिक संकट का रोना तो रहेगा ही रहेगा। और महालेखाकार ने जो अपनी रिपोर्ट में कहा है कि सरकार को खर्च जो है वो बिल्कुल कम करने होंगे और आमदनी जो है वो ज़्यादा कमानी होगी, तो इस पर ही फोकस करना पड़ेगा, तभी यहाँ पर जो है वो थोड़ा बहुत जिस तरह से काम चल रहा है वो चल सकेगा। जी, बहुत बहुत शुक्रिया। तो कैग की रिपोर्ट के बाद जो है वो आज विपक्ष किस तरह से अपना रुख अपनाता है, ये बड़ी देखने वाली बात होगी। तो फिलहाल कैग की रिपोर्ट में महालेखाकार ने स्पष्ट रूप से ये कहा है कि हिमाचल प्रदेश को अब आत्मनिर्भर बनने के लिए आय के संसाधन जुटाने होंगे और खर्चे कम करने होंगे, और बड़ी चिंता जताई है कि किस तरह से हिमाचल की आर्थिक स्थिति जो है वो बदतर से बदतर होती जा रही है। तो इस पर ज़रूर जो है अब मंथन करने की आवश्यकता है। तो फिलहाल आज सदन में कैग की रिपोर्ट के बाद किस तरह का रवैया विपक्ष का रहता है, ये आने वाला समय बताएगा। और एक बार फिर हम अपने दर्शकों को बता दें कि 15 अप्रैल को होने वाले हिमाचल दिवस के मौके पर मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू
जो किन्नौर के रिकांगपिओ में राज्य स्तरीय हिमाचल दिवस के कार्यक्रम की अध्यक्षता करेंगे और बतौर मुख्य अतिथि वो वहां पर जाएंगे। और ऐसे में ये भी माना जा रहा है कि क्योंकि सीएम किन्नौर के रिकांगपिओ में जाएंगे तो वहां की महिलाओं के लिए बड़ी घोषणाएं कर सकते हैं। खासतौर पर 1500 की बात करें तो 1500 को लेकर महिलाओं को वहां पर राहत दी जा सकती है। और इसके अलावा भी रिकांगपिओ में कई योजनाओं को सिरे चढ़ाया जा सकता है, कई घोषणाएं की जा सकती है। तो फिलहाल अभी के लिए मुझे आप इजाजत दीजिए। देखते और पढ़ते रहिए हिमाचल दस्तक। नमस्कार।